हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहू टेक्सटाइल एकेडमी। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे हम स्पिनिंग सेक्टर में एफिशिएंटली इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे आज के गेस्ट है एनके जैन सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू साहू टेक्सटाइल एकेडमी। Thank you. Thank you. So sir has over 50 years of experience in textile sector. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टेक्सटाइल सेक्टर में। टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपीरियंस तो ये है कि मैंने डीसीएम हिसार में फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन किया था 1968 में। तो मिल डीसीएम ग्रुप की बहुत अच्छी मिल है वो। और शुरू शुरू में मैं 9-10 महीने तो स्टोर में रहा। स्टोर में मतलब वहाँ जो फाइबर आता था, स्पेयर मटेरियल आता था, वो उसको देखना। फिर कुछ दिन मैंने अंदर भी लगाए। 1.5 साल बाद मुझे हमारे एक परचेज में एक आदमी छोड़ गया था जॉब, तो वो छोड़ के चला गया। तो मैंने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही बहुत, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, 1 साल में रेगुलरली 8 से 12 बजे तक मैंने एक जॉब काम किया है। रात को तो मैं घर पे सो नहीं आता था। और उसके बाद फिर मैंने काम पे होल्ड कर लिया। और धीरे धीरे करके मेरे पास वहाँ पे हम 4-5 परचेजर थे। तो धीरे धीरे करके फिर वो मेरे पकड़ में आ गया। और 16 साल तक मैंने वहाँ जॉब की है। उसके बाद मिल वो थोड़ा सा लेबर प्रॉब्लम की वजह से मिल बंद हो गई। लॉकआउट कर दिया था मिल ने, डिसीजन लिया था लॉकआउट। तो हम सिर्फ 5-4 आदमी ही थे जो उनके गुड बुक्स में थे। तो मेरा भी ट्रांसफर हिंडन निवेंडल डासना, जो दिल्ली से कोई 25-30 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, वहां ट्रांसफर कर दी थी। वो भी हमारी डीसीएम की बहुत अच्छी मिल थी, बहुत अच्छी मिल थी। मेरा वहां ट्रांसफर कर दिया था। वहां मैंने 2 साल काम किया है डासना में। और वहां भी जो इसकी प्रोक्योरमेंट की बहुत दिक्कत आ रही थी। वो जो लड़का रखा हुआ था, वो कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का ये था, मतलब उसको नॉलेज ज्यादा था नहीं परचेज का। तो मुझे जब लगाया तो पहले तो उन्होंने सोचा, मतलब 10-15 दिन, महीना 2 महीना देखा, फिर उसके बाद उसको हटा दिया था। फिर मैंने एंटायरली होल्ड कर लिया था। उसके बाद 2 साल मैंने वहां भी बहुत मेहनत की, क्योंकि उस काम को संभालना था। और उसके बाद फिर वो नालागढ़ में जो मिल है, ये 81 में स्टार्ट हुई थी। तो मुझे फिर इन्होंने कांटेक्ट किया था, सिद्धार्था वालों ने। और क्योंकि मेरे फादर भी डीसीएम में थे, तो वो मैनेजमेंट मेरे फादर को जानती थी। और क्योंकि मैंने हिसार में भी काम किया था, तो फिर वो जो सिद्धार्था की जो मैनेजमेंट थी ना, वो पहले डीसीएम में ही थे। जो मालिक थे जो सिद्धार्था के, वो डीसीएम में ही जॉब करते थे पहले। तो वो मेरे को जानते थे, मेरे फादर को तो बहुत ही सारे जानते थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। तो फिर मैं वहां चला गया। बल्कि मैं प्रमोट हो गया था। पहले यहाँ मैं ऑफिस असिस्टेंट था, वहां मैं स्टोर परचेज ऑफिसर बन के गया था। और वहां से मैं मैनेजर स्टोर एंड परचेज होके, जब मैंने रिटायर हुआ हूँ, किया है। और वहां भी मेरे को तो बहुत, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अपने काम करने में बड़ा मजा आता था। और मैं खुद थोड़ा सा खुद मेहनत अपनी तरफ से कोशिश करता था कि मैं आइडल ना बैठूं, मैं लगा रहा हूँ जॉब पे। और मैं मतलब मैं स्टाफ से डरता नहीं था इस मामले में, क्योंकि मैं खुद मेहनती था। स्टाफ से भी काम लेता था और मैं खुद भी करता था। तो वहां से करते अप टू 2000 मैंने वहां जॉब की है। और 1 साल फिर मैंने 1999 तक जॉब की है। 2000 में फिर मुझे जीपीआई भेज दिया था, मेरी गुड परफॉर्मेंस की वजह से ही। और जब जीपीआई में 1 साल काम किया, तो हम मैनेजमेंट में कुछ आपस में टकराव था। वो तो फिर जब मैनेजमेंट बदलती है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि जी, मैनेजमेंट बदली, तो मेरे को उन्होंने कहा कि आराम करो। 7-8 महीने बाद, 8-10 महीने बाद फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया था। 4-5 महीने फिर रहा। वो लोंगोवालिया है, एक लुधियाना की मिल है, उसने, मतलब उसने ले ली थी वो मिल। फिर वही हुआ। अब वो मिल बंद हो गई है। अभी भी बात चल रही थी बाद में, कोई 1.5-2 साल में, जो अब जब जिन्होंने मिल ली है, वो शायद उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो टेक्सटाइल नहीं चलाएंगे।
कुछ और उनका प्लान है, उन्होंने सब वर्कर का हिसाब कर दिया है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा मेरे को मजा आता था काम करने में। इसमें प्लस मैं कोई, क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। मेरे को लोग जैसे आते थे ना, ऑफर करते थे, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, वो करते थे कि जी आप ये ले लो। मैंने कहा जी मेरे को पैसा वैसा मेरे को ऊपर से नहीं, मुझे तो भगवान का दिया हुआ जो मेरी तनख्वाह है, मैं आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से काम किया है, और उसका मुझे बेनिफिट ये है कि भगवान की दया से आज मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं। मेरे को ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो सर हमारा आज के हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सर हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि स्टोर इन्वेंट्री को एफिशिएंटली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मतलब 30,000 स्पिंडल कैपेसिटी मिल के लिए मिनिमम स्टोर इन्वेंट्री कितना होना चाहिए? एक तो पहले बात तो ये है कि जो इन्वेंट्री है वो मिल कौन सी है, एलएमडब्ल्यू की मशीनरी है या नॉन एलएमडब्ल्यू है, एक बात, कॉटन की है या सिंथेटिक की है, फ्रेश है या 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी है। तो जो मशीनरी पुरानी होती जाएगी त्यों तो वियर एंड टियर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर तो नई मशीनरी, पहली बात तो सबसे, अगर नई मिल है तो उसमें इन्वेंट्री ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, अगर कॉटन की है तो कॉटन में थोड़ा सा स्पेयर ज्यादा रखने पड़ते हैं, क्योंकि मशीनरी जल्दी खराब होती है, मतलब वहां की। और अगर सिंथेटिक है तो उसमें कम रखनी पड़ती है। दूसरी बात यह, अगर एलएमडब्ल्यू की है तो एलएमडब्ल्यू की आज के टाइम में, अभी पिछले कई सालों से उनकी तो स्पेयर सस्ते बहुत हैं इन कंपैरिजन टू मार्केट। एक जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें लगाने में, और डिलीवरी बहुत फास्ट है उनकी। उनका जो सामान शुरू हो जाता है वो आपने ऑर्डर दिया, उनका तो 100% पेमेंट एडवांस जाता है। आपने आज ऑर्डर दिया, ऑनलाइन ही आजकल सब जाता है, पेमेंट कर दिया आपने, तीसरे चौथे दिन से ही माल डिस्पैच होना शुरू हो जाता है। एलएमडब्ल्यू का ये है। और अभी तो उन्होंने रिसेंटली बेरिंग भी शुरू कर दिए हैं, रिसेंटली मतलब 8-10 साल से, 10-12 साल से क्वार्ट्स एंड एप्रन भी शुरू कर दिए हैं, जो कि जो इनार्को है या प्रेसीटेक्स है उनके कंपैरेटिव में चीप भी हैं। बेरिंग भी उनके मार्केट में जो एसकेएफ के हैं या जो दूसरे फैग फलान, उनसे सस्ते भी हैं और डिलीवरी भी फास्ट है। तो उस हिसाब से इन्वेंट्री का है। अब आप कौन सी मिल है, इसमें उस हिसाब से बता सकता हूँ आपको। एलएमडब्ल्यू की है, बिना डब्ल्यू की है, पुरानी है, नई है, ये है ना, कितनी पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है। जो पुरानी होती जाएगी, कायदे में तो अच्छे जो मिल मालिक हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो मशीनरी को मतलब पुरानी डिस्कार्ड करते रहते हैं और नई लगाते। मान लो कार है आपकी, एक 20 साल पुरानी कार है, एक 15 साल पुरानी कार है, एक 5 साल पुरानी कार है, एक साल भर पुरानी कार है, क्योंकि कार जो बिजनेसमैन है उसकी तो कार दौड़ती बहुत है। अगर उसमें वो उसको पुरानी कोई घिसे चले जाएगा तो वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होगी। कहीं आदमी परचेज पे गया, कि मार्केट में गया कि कुछ करने हो तो दिक्कत आएगी। इसलिए उस हिसाब से ही मशीनरी में भी ऐसा ही है, अगर पुरानी होती जाएगी स्पेयर ज्यादा डालने पड़ेंगे, वियर एंड टियर ज्यादा होगी। नई मशीनरी होगी, वियर एंड टियर कम होंगे। उसी तरह से क्या नाम है, पुरानी मशीनरी होगी तो जो पुरानी होती जाएगी, अगर उसको मशीन चेंज करते रहेंगे, क्योंकि दिन पे दिन मशीनरी मैन्युफैक्चर उसमें नई नई तकनीक लाते रहते हैं। आज आप कंप्यूटर में ही देख लो, आज से 20 साल पहले कंप्यूटर का क्या हाल था, आज क्या हाल है, इंटरनेट का क्या। तो ये है जी। अब आप इन्वेंट्री जो है जनरली 18-20 लाख के करीब 30,000 स्पिंडल पे होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक पॉइंट और भी है, डाई हाउस साथ में है या नहीं है। अगर डाई हाउस है तो उसकी इन्वेंट्री और ऐड हो जाएगी, और डाइज एंड केमिकल की इन्वेंट्री, अब जैसे मान लो डाई हाउस नहीं भी है तो उसमें जो LV40 वगैरह जो केमिकल यूज होता है, अगर आप समझते हो, तो वो वो इन्वेंट्री में नहीं आता, क्योंकि वो तो आज आप
100 किलो प्रोडक्शन बनाएंगे तो उसमें मान लो केमिकल चाहिए आपको 1 किलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, या 10 किलो चाहिए। अगर आप 1000 किलो प्रोडक्शन बनाएंगे तो उसके हिसाब से केमिकल ज्यादा चाहिए, तो वो इन्वेंट्री में नहीं आता। इन्वेंट्री में आते हैं स्पेयर्स। अच्छा, जो एज रिगार्ड कार्ड क्लोथिंग है, अंडर केसिंग है, लिक्विड वायर है, रिंग्स हैं, स्पिंडल्स हैं, ये भी इन्वेंट्री में नहीं आते, क्योंकि इसकी लाइफ है। अगर आप चेंज नहीं करोगे, उसमें कार्ड क्लोथिंग चेंज नहीं करोगे, धागा कटना शुरू हो जाएगा, धागा कटना शुरू हो जाएगा, वो आगे जाएगा तो वहां उनको कंप्लेंट आएगी, आप रोज कंप्लेंट अटेंड करते रहोगे। अगर आप उसको जो शेड्यूल टाइम है उसमें, ये तो हो सकता है कि मान लो जैसे स्पिंडल है, वो इसमें जो इसमें सिंथेटिक में 10 साल का टाइम है, कॉटन में 7-8 साल का टाइम है। तो अगर मान लो पहले खराब हो जाते हैं, सपोज किसी वजह से भी, नेग्लिजेंसी की वजह से, वर्कर में कोई वो आ गया, उन्होंने कोई शरारत कर दी, अगर आप उसको चेंज नहीं करोगे तो वो आपका धागा खराब होगा, धागा खराब होगा तो आप कंप्लेंट आएंगी तो आपका जो कपड़ा उससे बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा, तो आपकी मार्केट वैल्यू खराब होगी। इसलिए उसको देखते हो, मतलब टाइम पीरियड जो है कॉटन में 7-8 साल का और सिंथेटिक में 10 साल का, स्पिंडल का। रिंग्स हैं 3 साल में चेंज होने चाहिए, 3 साल में। अगर वो मान लो किसी वजह से 2.5-3 साल में आप इंक्वायरी कर सकते हो, लेकिन मतलब वो चेंज कर देनी चाहिए, ये है। वैसे 18-20 लाख की इन्वेंट्री होनी चाहिए अगर डाई हाउस नहीं है तो। ओके और सर। 1-2 लाख रुपए और कर लो। दूसरी बात ये है, इन्वेंट्री की भी ये बात है, अगर अगर आप दिल्ली में हो, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप दिल्ली में हो तो आपको परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अहमदाबाद में हो तो आपको परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कोयम्बटूर में हो, बॉम्बे में हो, मतलब फास्ट ग्रोइंग सिटी में जहाँ इजीली हर चीज अवेलेबल, दिल्ली में इजीली हर चीज अवेलेबल है। आज से 50 साल पहले हम स्पेयर्स पे अहमदाबाद डिपेंड करते थे, सिर्फ अहमदाबाद मार्केट थी, बॉम्बे भी नहीं थी, दिल्ली में कुछ थी, कोयम्बटूर, उसके बाद कोयम्बटूर बना, उसके बाद तो बॉम्बे। मैं जब नालागढ़ में था तो मैं 86 में नालागढ़ आया था, तो पहले हम नालागढ़ में तो कोई मिलता ही नहीं था, चंडीगढ़ कुछ नहीं मिलता था, दिल्ली भी इतना नहीं मिलता था, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। तो जब हम कोई सप्लायर अहमदाबाद से अगर वो दिल्ली की तरफ आता था तो हम बड़े खुश होते थे। फिर दिल्ली से इंडस्ट्री दिल्ली बढ़ी, तो नेचुरली बात है। अच्छा, पहले तो कम्युनिकेशन भी बहुत वो था, टेलीफोन बुक कराते थे, मिलता नहीं था, बात होती नहीं थी, टेलीग्राम देते थे, टेलीफोन तो मिलता ही नहीं था, लाइटनिंग कॉल नहीं मिलती थी, ऑर्डिनरी अर्जेंट की तो दूर बात है। तो कांटेक्ट नहीं हो पाता था। फिर स्पेयर्स भेजने हैं, पहले हम सैंपल भेजें या ड्राइंग भेजें या कुछ भेजें, कोई कंप्यूटर सिस्टम था नहीं, तो भेजने में हफ्ता लग गया। फिर वो दिल्ली आए तो हमें और बढ़िया लगा। दिल्ली से जब चंडीगढ़ डेवलप हुआ, नालागढ़ चंडीगढ़ 50-60 किलोमीटर तो और हुआ। कुछ सप्लायर ने बद्दी में इंडस्ट्री लगा दी, हमें और बढ़िया लगा, 10 किलोमीटर पे, 12 किलोमीटर पे बद्दी में है, सवेरे लड़का भेजा, शाम को ले आए, बना करके ले आए। तो उसका फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छे सिटी में हैं तो इन्वेंट्री ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप अच्छे सिटी में नहीं है, मतलब थोड़ा सा विलेज टाइप में है या जैसे, तो उसमें थोड़ा सा इन्वेंट्री का प्लस पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा रखनी पड़ती है। पांच, जैसे 18-20 लाख का है तो 2-4 लाख का और मार्जिन लगा लो, पर वो पे करती है थोड़ा सा रखने पे। उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी आइटमें ना बढ़ती चले जाएं, क्यों कल को आपने मशीनरी में नई नई इन्वेंशन करके कुछ चेंज कर दिया, कोई आपके टेक्नीशियन इतने होशियार हैं, कोई जो मशीन मैन्युफैक्चरर वो इतने होशियार हैं, वो उसमें चेंजेस कर देते हैं, तो फिर वो उस ऑब्सलीट होते जाएंगे स्पेयर्स। तो वो भी ध्यान रखना है। तो ये तो स्टोर वाले का काम है कि उसको ध्यान रखे, मतलब ये इन्वेंट का ये है। ओके सर। पहले तो मतलब कॉटन का, नॉन कॉटन, सिंथेटिक, डाई हाउस विद है नहीं है, पुरानी मशीनरी है, नई मशीनरी है, इसमें कई फैक्टर काम करते सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडेंट रिसीव होने के बाद स्पेयर से ऑर्डर करने का मिनिमम टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? हैं। 1 से 2 महीने। तो ऐसा है ना, स्पेयर्स
जनरली तो अगर LMW की मशीनरी है तो LMW सारे स्पेयर्स देता है, और LMW की आज के टाइम में बहुत अच्छी सर्विस है। आपने ऑनलाइन कोटेशन आ जाएंगी उनकी, ऑनलाइन ऑर्डर चला जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, और जैसे ही पेमेंट होगी दूसरे तीसरे दिन 90% 95% स्पेयर्स उनके डिस्पैच होने शुरू हो जाते हैं। मेजर आइटम होती है, फ्लायर हुआ, स्पिंडल हुआ, रिंग्स हुए, वो चीजों पे वैसे तो वो उसका भी स्टॉक रखते हैं, पर वो उसमें थोड़ा बहुत लग सकता है, किसी किसी आइटम में फंस सकते हैं, तो उसके लिए अगर मान लो दिक्कत हो तो मार्केट से भी किया जा सकते हैं, पर स्पेयर्स में 1 से 2 महीना मतलब 1 महीने का तो ठीक है, 1 से 2 महीना। ओके सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो बेयरिंग्स के केस में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, मतलब मेंटेनेंस जो पर्सन होता है वो मतलब ओल्ड बेयरिंग फिट कर लेता है, न्यू वाला सेल कर देता है, तो इस सब को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसका ऐसा है, एक तो सिस्टम ये होना चाहिए, कोई भी चीज हो ना जो ऐसी आइटम है, बेरिंग्स हैं, फ्लायर्स हैं, स्पिंडल्स हैं, उनसे कहो एक थोड़ा सा स्पेस बनाओ, आप पुराने बेरिंग्स हमें दोगे, आप हमें दोगे, आपने 10 बेरिंग दिए, हम 10 बेरिंग आपको दे देंगे, स्टोर वाले 10 बेरिंग उसको दे देंगे। जब तक पुराने बेरिंग ना दे नहीं दो, इसका थोड़ा सा कंट्रोल रखो एक बार। दूसरी बात यह है, अब देखो जी ऐसा है, अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोर में स्टोर इंचार्ज जो है वो हेरा फेरी करना चाहे तो कर सकता है, ना करे तो ना भी करे, लेकिन वही वाली बात है, अगर मेंटेनेंस वाला अपने भी आएगा तो मानेगा नहीं, वो पकड़ा भी जाएगा। ठीक है, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 2 महीने में, तो फिर उसको भी रहता है चेकिंग हो गेट से निकलते ही, ये हम मतलब मिस्त्री उसकी जो निकलते हैं ना, जैसे हमारे सिद्धार्था में था, वो ऐसे करके उसको उसके ऐसे चेक करते थे, भाई पता लग जाता था। और दूसरी बात ये, जो लेके जाता है ना उसका फेस बता देता है, ना भी बताए पता लग जाता है। तो अपनी तरह से कंट्रोल करें और पुरानी चीज वापस लें, नई चीज जब दें उसको। कभी कभी वो भी कहता है कि जी पुरानी तो जब ही दूंगा ना जब मैंने मशीन से निकालूंगा, आपने बेरिंग दिया 6305 का, वो कहेगा जी मैं आप मुझे दोगे तभी तो मैं निकाल के दूंगा, तभी तो मैं उसमें मैं नया डालूंगा पुराना निकालूंगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब कि वो पुराना माल सा वापस आए तो, और वो उसको रखें अपने पास, और उसकी फिर 2 महीने में 4 महीने में जिस हिसाब से उसको सेल करें मार्केट में। वो लाने को तो वहां से भी ला सकता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से कंट्रोल किया जा सकता है। इवन हम तो रिफल भी लेते थे उनसे, जो रिफल होता है ना, हालांकि ये नेगलिज रिफल भी लेते थे, वही वापस हमारे पुराने वापस कर दो, इतने ले जाओ नए, थोड़ा सा कंट्रोल रहता है ये। वैसे ही बेरिंग के मामले में तो बेरिंग पुराने नहीं डालने चाहिए, इंडस्ट्री में बेरिंग पुराने नहीं डालने चाहिए, क्योंकि बेरिंग पुराने वहां चलते हैं जहाँ बैलगाड़ी टाइप जो सामान है ना, कोई गाड़ी जो है उसमें डालना है, मशीनरी तो बर्दाश्त नहीं करेगी ना पुराना बेरिंग। और अगर आपकी डुप्लीकेसी वाली बात है, पहली बात तो अगर LMW का है तो LMW बेरिंग देता है आज के टाइम में, और उसके बेरिंग सस्ते होते हैं। अगर LM के नहीं है तो, मैं सिद्धार्था में था तो हमारे मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन थी SKF के, और SKF के भी हम ओरिजिनल डीलर जो ऑथराइज डीलर हैं उससे हम सर्टिफिकेट देते थे कि भी आपका सर्टिफिकेट दो, वो सर्टिफिकेट भेजता था, आजकल तो कंप्यूटर पे है सर्टिफिकेट ऐसा, वही लेते थे। और वंस इन वाइल कभी कंप्लेंट भी आ गई तो हमने बेरिंग भेज दिया SKF को डायरेक्टली बॉम्बे, तो उसको भेज दिया, उससे पूछा, उसको दे दिया किस डीलर से लिया है। अगर तो हमने नॉन डीलर से लिया तो वो कह देंगे जी हमने हमारे नॉन डीलर से लिया है, अगर हमने डीलर से लिया तो वो सुनते तो उसको बताते थे ये जेन्युइन है नहीं जेन्युइन जो भी। ओके सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बैग और कार्टन पैकिंग का जो कॉस्ट होता है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? कार्टून का पैक जो है ना, वो तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या क्योंकि कार्टून की पैकिंग महंगी पड़ती है, कार्टून बहुत महंगा आता है,
बैग में ही जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नालागढ़ हमारा जो था, नालागढ़ से लुधियाना हमारा मार्केट है, अमृतसर मार्केट है, दिल्ली पानीपत मार्केट है, ये हमारे 100-150 किलोमीटर के बीच में है। ट्रक से माल जाता है, सिद्धार्था में XYZ में रख दिया माल और वहां से लोड हुआ, सीधा उसके चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं हो, कार्टून में जाए। अगर वो पार्टी कहती है नहीं हमें तो कार्टून में चाहिए, एक्सपोर्ट होता है वो कार्टून में होता है, वो तो बैग में जाता नहीं है, तो उसके लिए फिर वो पार्टी पेमेंट भी करती है। अभी GPI में था जब मैं, तो लोंगोवालिया ने जो ऑर्डर लिए हुए थे वो कार्टून में, कुछ पार्टी कार्टून में मांगती थी तो उसका पैसा देती थी वो। तो वैसे आसपास अगर भेजना है माल, आप भुवनेश्वर में हैं तो आपके पास मार्केट, जैसे मान लो भीलवाड़ा जाना है, भीलवाड़ा कितनी दूर है वहां से, या जो आपके पास मार्केट है, बस वहां वो क्या ना कार्टून में भेजो, सीधा ट्रक से जाएगा। ये क्योंकि अगर उस पर भेजोगे आप स्टेशन से, ट्रांसपोर्ट के उसके रेलवे के थ्रू भेजोगे तो वो टाइम बहुत लेता है। ट्रक से आज के तो ट्रक का सिस्टम बहुत अच्छा है, लिया और वहां से, यहाँ से आपने लोड किया अपनी मिल से, एक्स मिल से लोड किया, उसके घर पे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना जितना वो करोगे ना, ट्रांसशिपमेंट करोगे, पहले आप लोड करो, फिर स्टेशन उतारो, स्टेशन से फिर वो वैगन में लोड हो, फिर वहां से वो मान लो बॉम्बे भेजा है, अपने बॉम्बे अनलोड हो, फिर वो उसमें जितना होगा उसमें किड्नी लगेंगी बैग में, तो वो खराब होगा। और आपने ट्रक में, आपके यहाँ से लोड हुआ सीधा और पार्टी के पास चला गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां आपकी लेबर है, जो जो पार्टी वाला है वहां उसकी लेबर है, यहाँ आपकी लेबर है बस। तो उसमें से कार्टून रखना, उसमें पैक, इसमें बैग में पैक में होना चाहिए। और अगर मांगता है कोई तो अलग बात, वो देना ही पड़ेगा, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी नेचुरली। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो स्टोर का इशू टाइमिंग है वो क्या क्या हमको वो फिक्स रखना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हाँ, हमको क्या बेनिफिट होता है? इससे बहुत बेनिफिट है। कई जगह तो हफ्ते में, मतलब इसमें ऐसा क्या है, जो डिपार्टमेंट है ना उसको, वो नहीं चाहेगा, वो तो चाहेगा कि मेरे को रात को भी इशू हो जाए, लेकिन आप स्टोर वाला है वो बंदा रहेगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। कई कई मिलें तो क्या करती हैं कि सोमवार को स्पेयर्स होंगे, या सोमवार और वीरवार स्पेयर्स होंगे, मंगलवार और शुक्रवार को केमिकल होगा, बुधवार को और शनिवार को ऑयल होगा इशू, जो ऑयल ऑयल होता है ना, जो ऐसे उन्होंने बनाए होते हैं। और बेरिंग है वो सोमवार को इशू होंगे और वीरवार को, मतलब, तो उसमें क्या, और उसमें भी क्या क्या है, सवेरे 9, जैसे मान लो जनरली मिल 9 साढ़े 9 बजे खुलती है जनरली, जो स्टोर है खुलता है, मतलब मिल का, तो और लोग क्या करते हैं, लंच होता है 1-1:30 बजे तक, तो वो कहते हैं जी 9 से 9 बजे स्टोर बाबू आएंगे, 9 से या 9:30 से लेकर के 1 बजे तक इशू होगा। उसमें भी ये होगा, सोम वो ऑल्टरनेट डे पे होगा, उसमें क्या है कि स्टोर वाले पे टाइम भी होगा और वो भी अलर्ट रहेंगे। और अगर इशू मान लो कई बार ब्रेक डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ ना कि हमारा एम ये है कि भी हमने तो करने ही नहीं इशू, नहीं, मशीन बंद होगी, मशीन बंद होने से प्रोडक्शन लॉस होगा, तो वो देंगे, लेकिन थोड़ा सा मैनेजर की, जो GM है या जो भी टॉप मैनेजमेंट है, उसके साइन हो, तो उसके वो भी डरेगा, मिस्त्री भी डरेगा, टेक्नीशियन भी डरेगा कि भाई GM के पास, GM पूछेगा कि भाई क्यों चाहिए, आज अभी इशू डे नहीं है, स्टोर वाला लिख देगा नॉन इशू डे, उस पर साइन करा के लाओ GM साइन करेगा तो समझ के बात करेगा ना, तो वो डरेगा। तो इसमें बहुत बेनिफिट है, मैन पावर बचती है, टाइमिंग बचता है, बहुत इसमें वो है, होना चाहिए। सर जो स्टेशनरी आइटम के केस में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो ऐसा, आज के तो कंप्यूटर का टाइम है, कंप्यूटर, अगर तो जैसे GPI में क्या था, सिद्धार्थ में भी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे कंप्यूटर, पर GPI में तो हर जगह कंप्यूटर था, आपने इधर फीड किया, उधर वो भी देख सकता है, वो भी देख सकता है, वो मैनेजर भी सब देख सकते हैं, कितना स्टॉक पड़ा है, कितना ऑर्डर करना है, तो स्टेशनरी तो अगर तो कंप्यूटर है तो मिनिमाइज वैसी हो जाएगी। तो कुछ परफॉर्मे ऐसे हैं जो रिपोर्ट तैयार होती है मान लो,
तो वो उसमें वो जो एसेंशियल है वो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के टाइम में, आज के टाइम में मिनिमाइज है, मतलब कंप्यूटर से ही एक जगह फीड हो गया, सब जगह देख सकते हैं। जीपीए में ऐसा था, सिद्धार्था में इतना नहीं था। सिद्धार्था में तो परफॉर्मे थे, काफी क्वालिटी कंट्रोल में काफी थे। ये है जीपीए में था, वो एक आदमी खोल रहा है, वो 50-100 सब जगह फीड हो, कहीं भी देख लो उसको। ये है। ओके सर, अगर स्टोर में बहुत ज़्यादा मतलब डेड स्टॉक हो जाए स्पेयर्स का, तो आप इस इशू को कैसे रिसॉल्व करोगे? उसका सिस्टम ये है, स्टोर वाले को चाहिए कि अगर 6 महीने में करे तो अच्छी बात नहीं, साल भर बाद जब इन्वेंट्री होती है, जैसे 31 मार्च को इन्वेंट्री होती है, 20-21 मार्च, कई 25 से 31 तक करते हैं, कई थोड़ा सा 23 से 31 करते हैं, कई 21 से 31 कर देते हैं, हो जाता है उसमें। तो वो जो डेड इन्वेंट्री है, जो कई साल से, उसकी लिस्ट बनाए और आसपास की मिलों में भेजे। जनरली मशीनें सब जगह एक सी होती हैं ऑल ओवर इंडिया। आजकल तो LMW छा रहा है, या पहले NMM था, MEI के कार्ड थे, एक में की थी, आजकल तो LMW छाया हुआ है। तो उनसे लिस्ट भेजी जा सकती है। उसमें ये है कि आज आपके पास 100 रुपए की कोई चीज आई हुई है, 80 में, 70 में, 60 में, जो भी मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिर वो कबाड़ा है, लोहे के स्क्रैप में भेजना पड़ेगा। ये तो इसलिए जो मिल जाए उससे लिस्ट भेजते रहें, देखते रहें, और अगर मान लो आसपास है तो चाहे उनको वैसे तो समझते ही हैं कैटलॉग से या उससे, तो करते रहें, बस निकालते रहें, निकलती रहे तो, और कोशिश करते रहें। जैसे मैंने आपको बताया था कि भी अगर मान लो मशीन में कुछ चेंजेस कर दी और वो पार्ट, अब मान लो आप पहले लगा रहे थे कोई फाइबर बील लगा रहे थे, आजकल आप फाइबर नहीं लगा रहे हैं, कुछ और लगा दिया, बुश लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो उसको फिर वो निकालते रहे। जहाँ लगते हैं मिलों को, 8-10 मिल आसपास की मिलों को बेचते रहे। वो उनको भी कह सकते हैं कि आप आके देख लो भाई, जो लगते हैं ले जाओ, तो कुछ तो पैसा रिकवर हो। डेड करने से क्या फायदा, जीरो होने से क्या फायदा। Okay, sir. So with this, we end our today's session. Sir, thank you so much for joining us for today. थैंक यू। और मेरा व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ। विद दिस वी एंड आवर टुडेज सेशन। सर, थैंक यू। थैंक यू।